हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल नॉलेजशाला बाय निधि जैन। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आएँ तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी नाम से नॉलेजशाला बाय निधि जैन के नाम से हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। उस पर आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहता है। फ्रेंड्स, मैंने नेट जेआरएफ मैनेजमेंट में क्वालिफ़ाई कर रखा है। उसके साथ ही मैंने अपना नेट कॉमर्स में भी क्वालिफ़ाई कर रखा है। तो मैनेजमेंट और कॉमर्स दो अलग-अलग सब्जेक्ट्स में 2 कॉन्सेक्यूटिव एग्ज़ाम्स में मैंने ये एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई किया है। तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि आपको इस एग्ज़ाम के लिए किस तरीके से गाइड करना है। ठीक है फ्रेंड्स, आज हम करेंगे इवैल्यूएशन का मीनिंग, प्रोसेस एंड फंक्शंस। फ्रेंड्स, आपको पता हो तो आपको पता है कि एग्ज़ाम के फॉर्म निकल चुके हैं। अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज़ आप एग्ज़ाम के फॉर्म देखिए, उनको भर लीजिए, क्योंकि टाइम से फॉर्म फिल करना सही रहता है। आज हम करेंगे फ्रेंड्स इवैल्यूएशन। व्हाट डू यू मीन बाय इवैल्यूएशन? इवैल्यूएशन इज़ द प्रोसेस टू जज द क्वालिटी और वर्थ ऑफ समथिंग। अगर आप किसी की क्वालिटी, किसी की वर्थ पता करते हैं, जज करते हैं, तो उसे हम इवैल्यूएशन कहते हैं। अगर हम यहाँ टीचिंग में इवैल्यूएशन पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम स्टूडेंट्स की वर्थ और स्टूडेंट्स की क्वालिटी को जज करेंगे। ठीक है। अब फ्रेंड्स, इवैल्यूएशन जो होता है ना, वो स्टार्ट कैसे होता है? इवैल्यूएशन स्टार्ट होता है असेसमेंट से। ठीक है। आगे मैं आपको बताऊंगी कि असेसमेंट में और इवैल्यूएशन में डिफरेंस क्या होता है। असेसमेंट जब आप करते हो फ्रेंड्स, तो आपका सिर्फ एक ही फोकस होता है, टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस। ठीक है। एनालिसिस करेंगे, परफॉर्मेंस को ट्रैक करेंगे, इम्प्रूवमेंट पे फोकस करेंगे, इम्प्रूवमेंट होने के बाद उसका रिज़ल्ट चेक करेंगे और बच्चों से फिर क्या लेंगे, फीडबैक लेंगे। ठीक है। हम यहाँ पे पढ़ेंगे व्हाट डू यू मीन बाय इवैल्यूएशन। जैसा कि मैंने आपको बताया, इवैल्यूएशन में हम इवैल्यूएट करते हैं, जज करते हैं सिग्निफिकेंस, वर्थ और क्वालिटी। टू इवैल्यूएट समथिंग इज टू जज or determine the significance, worth और quality of students is evaluation in the teaching। ठीक है फ्रेंड्स। अब इवैल्यूएशन होता क्या है? इवैल्यूएशन एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसे हम कलेक्ट करेंगे, एग्ज़ामिन करेंगे और फिर एग्ज़ामिन करने के बाद इंटरप्रेट करेंगे उस इंफॉर्मेशन को, ये पता करने के लिए कि जो लर्नर्स ने अचीव किया है ऑब्जेक्टिव्स, वो किस हद तक, किस एक्सटेंट तक अचीव हो गया है। मतलब जो हमारा ऑब्जेक्टिव था टीचिंग का, वो कितना फुलफ़िल हुआ है, उस टीचिंग से बच्चों ने, लर्नर्स ने कितना सीखा है। यही हमारा पर्पस होता है इवैल्यूएशन का। अब कुछ लोगों ने कुछ डेफिनेशन दी है इवैल्यूएशन की। सबसे पहले आता है राल्फ टेलर। राल्फ टेलर ने कहा है कि इवैल्यूएशन एक प्रोसेस है डिटरमाइनिंग टू व्हाट एक्सटेंट द एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर बीइंग रियलाइज्ड। मतलब जो आपके टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स थे, वो किस एक्सटेंट तक फुलफिल हुए हैं। उसके बाद एक डेफिनेशन आती है जेम्स एम ली। जेम्स एम ली, इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला इवैल्यूएशन इज़ द अप्रेजल ऑफ अ प्यूपिल। प्यूपिल मीन्स लर्नर। इवैल्यूएशन इज़ द अप्रेजल ऑफ प्यूपिल progress in attaining the educational goals set by the school, the class और himself। मतलब जो एजुकेशनल गोल्स स्कूल ने बच्चे के लिए बनाए हैं, क्लास के अकॉर्डिंग बच्चे के लिए बनाए गए और बच्चे ने खुद के लिए बनाए, इन सब का अप्रेजल करते हैं। इन सब के अकॉर्डिंग हम बच्चे की प्रोग्रेस का अप्रेजल करते हैं। उस प्रोसेस को हम कहते हैं इवैल्यूएशन। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आती है दोस्तों, असेसमेंट और इवैल्यूएशन। अब इन दोनों का डिफरेंस जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स, असेसमेंट होता है ऑन गोइंग और ये हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है। जैसे हम मैनेजमेंट में पढ़ते हैं ना, रिक्रूटमेंट इज़ पॉजिटिव वाइल सिलेक्शन इज़ नेगेटिव। इसका मतलब क्या है दोस्तों, कि असेसमेंट में आप जज नहीं करते हो, आपका पूरा की पूरा फोकस बच्चे की इम्प्रूवमेंट पर होता है। हम उसको जज नहीं करते, उसको मार्क्स नहीं देते। और असेसमेंट इंडिविजुअलाइज्ड होता है, हर बच्चे के अकॉर्डिंग करते हैं और ये फीडबैक को प्रोवाइड करता है। टीचर यहाँ पे बताता है कि आप में ये माइनस पॉइंट्स हैं, इनको आप इम्प्रूव कर लीजिए। वाइल इवैल्यूएशन प्रोवाइड्स क्लोजर, ये क्या करता है, मार्क्स मिल जाते हैं, आप फेल हुए या पास हुए तो इससे क्लोजर मिल जाता है। और ये जजमेंटल होता है, यहाँ पे आप मार्क्स देते हो, जज करते हो
और ये स्टैंडर्ड के अगेंस्ट अप्लाई होता है। जैसे अगर हमने बोला कि 10 में से 9 लाना हमारा बेंचमार्क है, तो आप अगर 8 लाए तो आपने 80% अचीव किया, ठीक है। 10 में से आप 8 मार्क्स लेके आए, इसका मतलब 80% अचीवमेंट हुआ है, ठीक है। शोज शॉर्ट फॉल्स, अब जो यहाँ पे कमियाँ होती हैं, शॉर्ट फॉल्स होते हैं, उनको भी इवैल्यूएशन में पता चल जाता है। इन दोनों के कॉमन पॉइंट्स क्या हैं? दोनों के पास ही क्राइटेरिया होना चाहिए, मेजर्स का यूज़ करते हैं, और मेजर्स जो होते हैं वो एविडेंस ड्रिवन होते हैं, उनका कोई प्रूफ होता है, ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे एक चार्ट और आपके लिए है, एजुकेशनल डिवाइसेस। जो आप इवैल्यूएशन करते हो उसमें कुछ एजुकेशनल डिवाइसेस यूज़ होती हैं, उनको हमने 2 ब्रॉड कैटेगरीज में बांटा है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में हम क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं बच्चों के इवैल्यूएशन को करने के लिए? फर्स्ट आता है आपका रिटन एग्ज़ाम। आप क्या कर सकते हो? रिटन एग्ज़ाम ले सकते हो, और रिटन एग्ज़ाम को एसए की फॉर्म में ले सकते हो, ऑब्जेक्टिव टाइप जो आपका एमसीक्यूज आता है एनटीए नेट में वो ले सकते हो, या शॉर्ट आंसर टाइप जो 3 to 4 लाइन्स के आंसर क्वेश्चन होते हैं उनकी फॉर्म में ले सकते हो, या आप ओरल पूछ सकते हो बच्चों से, प्रैक्टिकल बेस्ड आप उनको प्रोजेक्ट दे सकते हो। क्वालिटेटिव में इंटरव्यू ले सकते हो, क्वालिटेटिव मतलब इन डेप्थ, ठीक है। क्वालिटेटिव में आप इंटरव्यू ले सकते हो, कैंडिडेट को 1 to 1 इंटरव्यू से पूछ सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो बच्चे को कि वो कैसी कैसी एक्टिविटीज़ कर रहा है। रेटिंग स्केल्स यूज़ कर सकते हो, जैसे लिकर्ट का स्केल होता है उसके अकॉर्डिंग आप मार्क्स कर सकते हो, 1 है, 2 है, 3 है। रिकॉर्ड्स बना सकते हो, क्वेश्चनियर का यूज़ कर सकते हो, क्वेश्चनियर दे सकते हो, वो भर सकते हैं रिस्पोंडेंट्स, या फिर आप चेकलिस्ट, जैसे आप होटल वगैरह में जाते हो तो वहाँ पे आपको चेकलिस्ट मिलती है कि सफाई में है ना, हाइजीन में आप कितना दोगे, गुड है कि नहीं है, येस, ठीक है। ऐसे चेकलिस्ट होती है जिसमें आप चेक मार्क करते हो, ठीक है। फिर आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड एवैल्यूएशन। एक अच्छी एवैल्यूएशन के क्या क्या फीचर्स होते हैं? सबसे पहला फीचर है कि वो ऑब्जेक्टिव होगा, उसमें कोई बायसनेस नहीं होगी, ठीक है। एक अच्छा जो होता है इवैल्यूएशन का टूल, वो बायसनेस नहीं रखता है, बायस फ्री होता है। सेकंड आता है कॉम्प्रिहेंसिवनेस, मतलब वो कंप्लीट होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एग्ज़ाम ले भी लिया लेकिन आपको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। थर्ड आता है डिस्क्रिमिनेटिंग पावर, मतलब डिस्क्रिमिनेशन अगेन, कि वो भेदभाव नहीं करे, उसमें ऐसी पावर होनी चाहिए जिससे डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो। फोर्थ आता है डायग्नोस्टिक। डायग्नोस्टिक का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? डायग्नोस्टिक का मतलब होता है कि इनिशियल लेवल पे किसी को जज करना, ठीक है। जैसे जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर पहले हमें डायग्नोस करता है, डायरेक्ट जाते ही हमें दवाई नहीं पकड़ा देता, वो पहले हमारा डायग्नोस करता है, वो देखता है कि एक्चुअल में हमें हुआ क्या है। देन आता है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मतलब एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, एक ट्रस्ट होना चाहिए, ठीक है। वो रिलायबल सोर्स होना चाहिए, ऐसे नहीं कि आज किया तो 5 नंबर आए, कल किया तो 6 नंबर आ गए। देन आता है वैलिडिटी। वैलिडिटी मतलब एक्यूरेट होना चाहिए, जो भी आप टूल यूज़ करते हो वो एक्यूरेट होना चाहिए। सेवंथ आता है प्रैक्टिकेबिलिटी। प्रैक्टिकेबिलिटी मतलब रियल लाइफ में उसको यूज़ किया जा सकता होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए कि आपने बोल दिया कि भाई ऐसा करो, एक एग्ज़ाम ले लो जिसमें आपको मालूम पड़ जाएगा, लेकिन असलियत में जब आपने एग्ज़ाम लिया तो उससे आपको इन्फॉर्मेशन मिली ही नहीं, ठीक है। देन इवैल्यूएशन जो होता है वो कंटिन्यूअस होता है, ऐसा नहीं कि भाई आज आपने कर लिया आप गई 3-4 साल की, हमें टाइम टू टाइम इवैल्यूएशन करते रहना है। कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट है, कंप्लीट है, ठीक है। ऐसा नहीं कि थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिल गई और हमने कर लिया। इट इज़ अ वैल्यूएबल टूल फॉर पॉलिसीज़। इवैल्यूएशन के बेसिस पे ही पॉलिसीज़ बनती हैं और आगे के एक्शन लिए जाते हैं। इट इंक्लूड्स एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक सब्जेक्ट्स, मतलब सिलेबस को यूज़ नहीं करना है, करिकुलम का भी ध्यान रखना है। अब अगर फ्रेंड्स आपको सिलेबस और करिकुलम में डिफरेंस नहीं पता है तो प्लीज़ पुरानी वीडियोस को जाकर देखिए, उसमें मैंने बताया हुआ है। करिकुलम मतलब नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज़ पर भी बच्चों की आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। इट इज़ नॉट कन्फाइंड टू दी क्लासरूम, मतलब ये क्लासरूम तक ही लिमिटेड नहीं है, आप क्लासरूम के बाहर बच्चा क्या कर रहा है वो भी आपको देखना है। इट कैन नॉट बी पोस्टपोन्ड टिल द
एंड ऑफ द ईयर। हम ये नहीं कह सकते कि पूरा साल ख़त्म हो जाएगा तब हम इवैल्यूएशन कर लेंगे। नो, इट्स नॉट। आप इवैल्यूएशन करते रहिए, पीरियोडिकल बेसिस पर इवैल्यूएशन होना चाहिए। इट मस्ट फॉर्म एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीचिंग। ये टीचिंग का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रखता है। टीचिंग इसके बिना पॉसिबल नहीं है। टीचिंग में इवैल्यूएशन का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। इट इज़ अ कंपाउंड ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन। कंपाउंड मीन्स कंप्लीट, ठीक है। इट इज़ अ प्रोसीजर फॉर इम्प्रूविंग द प्रोडक्ट, और यहाँ पे प्रोडक्ट कौन है? हमारा बच्चा, हमारा स्टूडेंट, हमारा लर्नर, ठीक है। उसको इम्प्रूव करने के लिए ही हम इवैल्यूएशन करते हैं। देन आता है प्रिंसिपल्स ऑफ इवैल्यूएशन। अब इवैल्यूएशन के फ्रेंड्स कुछ प्रिंसिपल होते हैं, ठीक है। सबसे फर्स्ट प्रिंसिपल है कॉन्टीन्यूटी, ठीक है। इवैल्यूएशन मतलब एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, वो चलता रहता है जब तक कि बच्चा एजुकेशन से रिलेट करता है, मतलब जब तक बच्चा स्कूल में रहेगा इवैल्यूएशन कंटिन्यू रहेगा। प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्रिहेंसिवनेस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कॉम्प्रिहेंसिव मीन्स आप क्या करो, उसके सारे के सारे ऑल एस्पेक्ट्स, आप सारे एस्पेक्ट्स का ध्यान रखो। कॉम्प्रिहेंसिव मीन्स कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। ऑल राउंड डेवलपमेंट का, बच्चे के ऑल राउंड डेवलपमेंट का ध्यान रखा जाता है। देन आता है प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। अब इसका मतलब क्या है कि इवैल्यूएशन आप ऐसा करो जिससे आपको पता चले कि वहाँ पर नीड क्या है, उसकी रीडिज़ाइनिंग, रीफ्रेमिंग, बच्चे का जो बिहेवियर है उसको आप रीडिज़ाइन कर सकते हो, उसका रीफ्रेम कर सकते हो, उसका जो डेवलपमेंट है वो किस तरीके से हो रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। देन प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस। अब इसमें क्या करना है कि हम सिर्फ बच्चों की करिकुलर एक्टिविटीज़, उनके करिकुलम में क्या लिखा हुआ है हम सिर्फ वही नहीं देखेंगे, हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, को करिकुलर एक्टिविटीज़ पर भी फोकस करेंगे, उनको भी इवैल्यूएट करेंगे। देन आता है प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड, मतलब बच्चों का जो बिहेवियर है वो हमारे लिए सेंट्रल पॉइंट है, ठीक है। हम असेसमेंट ऐसे नहीं करेंगे कि भाई टीचर क्या कर रही है, ठीक है। टीचर को पता चलना चाहिए कि बच्चों की ग्रास्पिंग पावर क्या है और टीचिंग का जो मटेरियल आप यूज़ कर रहे हो उसकी कितनी यूज़फुलनेस है बच्चे के बिहेवियर के डेवलपमेंट में। देन आता है प्रिंसिपल ऑफ एप्लीकेशन, मतलब स्टूडेंट अप्लाई कर पा रहा है अपनी नॉलेज, अपनी अंडरस्टैंडिंग जो उसने आपसे सीखा है, टीचर से सीखा है, उसको वो कितना अप्लाई कर पा रहा है, ये होता है प्रिंसिपल ऑफ एप्लीकेशन। देन आता है प्रिंसिपल्स ऑफ इवैल्यूएशन में कि वैल्यू ऑफ एविडेंस इज गेन्ड थ्रू केयरफुल अप्रेजल ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। अब आप क्या करो, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का जो अप्रेजल है वो बहुत ध्यान से करोगे तभी आपको पता चलेगा। कंटिन्यूस प्रोसेस है, टीचर को एक प्लान बना के रखना है जिससे वो एंटायर कोर्स कवर कर पाए। ऑब्जेक्टिव शुड बी स्टेटेड इन टर्म्स ऑफ बिहेवियर एंड कंटेंट, ठीक है। It determines to what extent the objectives of the course is met or not. Then functions of evaluation. अब evaluation के functions कौन से हैं? इसमें फर्स्ट आ जाता है आपका diagnostic and feedback function. अब डायग्नोस्टिक क्या होता है? डायग्नोसिस मतलब क्या होता है कि आप बच्चे के वीक पॉइंट्स को पता करो, ठीक है, और उसका फीडबैक लो जिससे आप वीक पॉइंट्स को आप कैसे रिमूव करोगे और उसको क्या रेमेडियल मेजर्स दोगे जिससे उसके वीक पॉइंट्स इम्प्रूव हो जाए, ये सारा काम होता है इवैल्यूएशन का। देन आता है प्रिडिक्टिव फंक्शन। प्रिडिक्टिव फंक्शन मतलब आप उसकी एबिलिटीज़ को डिस्कवर करो, ठीक है। आप ये प्रिडिक्ट करो कि वो बच्चा फ्यूचर में क्या करेगा, कौन सा ऐसा टॉपिक है या कौन सी ऐसी स्ट्रेंथ है उस बच्चे की जो फ्यूचर में उसके लिए बहुत अच्छी प्रूव हो सकती है। आप अभी से ही प्रिडिक्ट करो फ्यूचर का जिससे बच्चे को एक राइट इलेक्टिव्स, बच्चे को क्या करे, जैसे मान लो पता चल जाए कि वह बच्चा साइंस में बहुत अच्छा है, अगर आप अभी ये बच्चे को बता दोगे तो बच्चा 11th-12th में जब उसको इलेक्टिव्स लेने होंगे उसमें वो साइंस सब्जेक्ट ले लेगा। देन आता है इंस्ट्रक्शनल फंक्शन। इंस्ट्रक्शनल फंक्शन का मतलब ये होता है कि टीचिंग की जो टेक्निक्स हैं, मेथड्स हैं, उनको रीफॉर्मुलेट करो, इस तरीके से बनाओ ऑब्जेक्टिव्स की तरीके से कि भाई जो ऑब्जेक्टिव्स हैं और जो करिकुलम है उसका इम्प्रूवमेंट हो पाए, ठीक है। देन आता है प्लेसमेंट फंक्शन, मतलब
एंट्री बिहेवियर, प्लेसमेंट फंक्शन होता है एंट्री बिहेवियर। आपने सुना होगा ना, प्लेसमेंट हो गया क्या, प्लेसमेंट मतलब क्या होता है कि आपको किसी कंपनी में एंट्री मिल रही है। तो प्लेसमेंट फंक्शन जो होता है वो हम क्या करते हैं, बच्चे का एंट्री बिहेवियर जज करते हैं कि वो बच्चा जब स्कूल में आया था तब कैसा था। देन गाइडेंस फंक्शन, बच्चे को एक ओवरऑल गाइडेंस मिलती रहनी चाहिए, उसको मोटिवेशन मिलता रहना चाहिए जिससे वो पढ़ता रहे। करिकुलम का रिवीजन करो, करिकुलम अगर बच्चे के अकॉर्डिंग नहीं है तो उसको रिवाइज करो। सिलेक्शन फंक्शन, बच्चे की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का पता होगा तो हमें पता चलेगा कि बच्चे को कहाँ पे हम सेलेक्ट कर सकते हैं, उसको कौन सी फील्ड में रख सकते हैं। रेमेडिएशन, अगर उसके कोई वीक पॉइंट है तो उसको सुधार करो। फैसिलिटी प्लानिंग, टीचर क्या करेगी, इवैल्यूएशन के अकॉर्डिंग अपना नेक्स्ट ईयर का करिकुलम प्लान कर लेगी। डेवलपमेंट फंक्शन, बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए। रिसर्च फंक्शन, आगे के जो इम्प्रूवमेंट हैं वो भी इवैल्यूएशन के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। देन आता है प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन। अब प्रोसेस क्या है बच्चों, इवैल्यूएशन का प्रोसेस 6 स्टेप्स कंटेन करता है। फर्स्ट आता है नीड्स असेसमेंट। आप बच्चे का इवैल्यूएशन कर रहे हो तो बच्चों की नीड का आपको पता होना चाहिए। उसके बाद असेसमेंट का क्राइटेरिया क्या रखोगे, ठीक है, मतलब एक क्राइटेरिया की लिस्ट बनाओ जो बच्चे के लिए कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग मीनिंगफुल हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको इवैल्यूएट करने में आसानी रहेगी। थर्ड आता है प्लान फॉर डेटा कलेक्शन। आप डेटा कैसे कलेक्ट करोगे उसको आप प्लान बनाओ। आइडेंटिफाई द डेटा यू विल नीड, आप सोचो कि आपको कौन से डेटा की नीड है, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव और मिक्स्ड मेथड, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग एक प्लान बनाओ कि आप कैसे कैसे डेटा कलेक्ट करोगे और कैसे एनालाइज करोगे। कलेक्ट, एनालाइज एंड प्रेजेंट डेटा, कलेक्ट एंड एनालाइज योर डेटा, सिंथेसाइज एंड प्रेजेंट डेटा टू योर डिसीजन मेकर्स। फिर क्या करो, डेटा को अपने डिसीजन मेकर्स को प्रेजेंट कर दो। अप्लाई द क्राइटेरिया एंड प्रायोरिटाइज नीड्स, ठीक है, उस डेटा को अप्लाई करना है, डिसीजन मेकिंग स्ट्रैटेजी बनानी है और उसको अप्लाई करना है। देन आइडेंटिफाई नेक्स्ट स्टेप्स एंड रिपोर्ट बैक, आइडेंटिफाई करो नेक्स्ट स्टेप और उसके रिपोर्ट बना के दी जाती है, ठीक है। अब ये एक बार और आपके लिए स्टेप्स हैं कि आप इवैल्यूएशन का प्लान बनाओ, डेटा कलेक्शन टूल्स देखो, डेटा कलेक्ट करो, एनालाइज करो रिजल्ट्स को, रिपोर्ट करो फाइंडिंग्स को, और अगर कोई चेंजेस करने हैं तो उनका प्लान करो। लेकिन इसमें आपको इनपुट किससे लेना है, खुद से, अपने स्टाफ से, प्रोग्राम पार्टिसिपेंट्स से, स्टेक होल्डर से और वाइडर कम्युनिटी। अब देखो फ्रेंड्स, इवैल्यूएशन के कुछ टाइप्स होते हैं जो हम अगली वीडियो में 1 बाय 1 करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक ब्रॉडर आप समझ लीजिए। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, जिसको हम नीड असेसमेंट भी कहते हैं, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है दोस्तों। इससे आपको सारे के सारे इवैल्यूएशन के टाइप समझ में आ जाएंगे, इसको आप अच्छे से दिमाग में सेट कर लीजिए। हमें ये देखना है क्या कोई भूखा है और हमें उसको खाना देने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स की नीड है, ठीक है। मतलब स्टेप 1 क्या होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। देन आता है प्रोसेस इवैल्यूएशन, डिड वी चूज द राइट रेसिपी, हमने सही रेसिपी चूज़ की है, रेसिपी क्या है, प्रोसेस इवैल्यूएशन है, ठीक है। देन आता है आउटकम इवैल्यूएशन, कि सारे लोगों का पेट भर गया और क्या इसका टेस्ट अच्छा था। देन इम्पैक्ट इवैल्यूएशन, कि उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, शुड वी कीप कुकिंग दिस व्हेन पीपल आर हंग्री, अगर लोग भूखे हैं तो हम इस तरीके से कुकिंग कर सकते हैं, ठीक है। देन ये वाले टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन है जिनको हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे, प्लेसमेंट, फॉर्मेटिव, डायग्नोस्टिक, समेटिव, ठीक है, और नॉर्म रेफरेंस्ड और क्राइटेरिया रेफरेंस्ड, ठीक है फ्रेंड्स। इसको हम करेंगे, अगर आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ देख लीजिएगा, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है नॉलेजशाला को तो आप प्लीज़ नॉलेजशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर, गुड डे।